हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो आइए आज मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं टू अवर रिवीजन कैप्सूल ऑफ गामा सीरीज। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो थोड़ा मुश्किल भी है। मुश्किल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। उसको अप्रोच करने में थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स को पक्का होना बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट आप गेस कर सकते हैं, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इसका अगला पार्ट है जिसका हमजोली है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आइए आज आप हम मिलके इस टॉपिक को अनलॉक करते हैं और आपकी जेईई में नंबर को और अच्छा बनाते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस इंडक्शन इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होता फ्लक्स क्या होता है, तो हम एक फटाफट इसको देख लेते हैं। सपोज ये कोई एरिया है, इसके थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये बी वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर ए है। So magnetic flux is defined as number of field lines passing through any given area। अब मान लीजिए हमने कुछ एरिया कुछ इस तरह ले लिया। एरिया वेक्टर ये जा रहा है, फील्ड लाइंस ये जा रही हैं। सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड और डायरेक्शन ऑफ एरिया कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। सो फाई बी बन जाएगा बी डॉट ए, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तीसरा केस, अगर कोई एक रैंडम शेप है तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। सपोज इसका एरिया वेक्टर ये जा रहा है, फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, बी एंगल थीटा है। सो इस डिफरेंशियल एलिमेंट का जो डिफरेंशियल फ्लक्स होगा वो बी डॉट ए होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसका साइक्लिक इंटीग्रल मतलब पूरे लूप पे आप इंटीग्रेट करेंगे, बी डॉट डी ए। तो यहां पे फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। वो एक जनरल केस है। तो ये आपके तीनों केस बन गए फ्लक्स के। दैट इज द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है वेबर, WB से लिखते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज कॉल्ड वेबर, WB। 1 वेबर इज टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। अगला हम बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे ने ये बोला कि सपोज ये कोई कॉइल है, ये इस पे हमने कॉइलिंग की हुई है और इसके अक्रॉस यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो इसने ये देखा कि अगर हम ये मैग्नेट इसके पास लाएं और दूर ले जाएं तो क्या हो रहा है, जो इसका फ्लक्स है इसके थ्रू पास लाने पे इंक्रीज करता है, दूर ले जाने पे डिक्रीज करता है। मतलब फ्लक्स इसके थ्रू कॉइल का, सॉरी फ्लक्स इस मैग्नेट का इस कॉइल के थ्रू पास लाने पे इंक्रीज कर रहा है, दूर ले जाने पे डिक्रीज कर रहा है। दैट मींस फ्लक्स इज वेरिंग। और उस वेरिएशन में फैराडे ने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा। तो फैराडे ने ये बोला कि जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब इसमें करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। तो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये तो थी इसकी एवरेज वैल्यू। अगर निकालना था इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट वाज माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। N is number of turns, d phi is change of flux and dt is change of time. So Faraday ने बोला the EMF induced is equal to the rate of change of magnetic flux. Rate मतलब with respect to time. अब नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव को समझाया लेंज लॉ ने। तो आइए देखते हैं लेंज लॉ क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेंज लॉ की। नहीं तो नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है जब आप मैग्नेट पास ला रहे हो तो लेंज लॉ ने बोला कि जो इफेक्ट है always opposes cause। मतलब जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या है, ईएमएफ हमेशा कॉज को अपोज करेगा। तो हम एक केस लेते हैं, मान लीजिए मैग्नेट पास आ रहा है तो फ्लक्स इसके थ्रू बढ़ना चाह रहा है, लेकिन जो इफेक्ट है, जो ईएमएफ है, जो करंट इंड्यूस होगा वो इस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा। कैसे नहीं बढ़ने देगा, इस मैग्नेट को दूर भेज के। दूर कैसे भेजेगा,
इस फेस पे नॉर्थ हो, इस फेस पे साउथ हो। कैसे आएगा? करंट अगर ऐसे फ्लो करे, इस पॉइंट से बाहर निकल के आए और यहां पे अंदर चला जाए, तो देखिए थंब मेरा ये पॉइंट कर रहा है, और किसी भी मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो अगर आप मैग्नेट पास ला रहे हो तो इस फेस पे नॉर्थ होगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ना चाह रहा है, कॉज बढ़ना चाह रहा है। करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि उसको वो दूर भेज देगा, क्योंकि उसको वो अपोज करना है। सो करंट विल फ्लो इन दिस सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर ये मैग्नेट दूर जाता, फ्लक्स घटता, तो करंट ऐसा होता कि वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहता, तब यहां पे साउथ लाता और तब यहां पे नॉर्थ होता। तब करंट आपका कुछ इस तरह फ्लो करता, ऐसे यहां अंदर जाता और यहां से बाहर निकलता। तो थंब मेरा ये होता, और मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो जब मैग्नेट नॉर्थ से साउथ वाला इसकी तरफ आएगा, ये फेस नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। जब मैग्नेट दूर जाएगा तो ये फेस साउथ होगा, ये फेस नॉर्थ होगा। बाकी जैसे जैसे आपका केस बनता जाएगा, आप उस हिसाब से नॉर्थ साउथ की पोलैरिटी को निकालते हुए चलेंगे। तो पोलैरिटी हम निकालते हैं बाय यूजिंग लेंज लॉ, दैट इज इफेक्ट ऑलवेज opposes the cause and it is based upon the principle of conservation of energy। ये खास बात है इसके अंदर। ये आइए अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है? सपोज ये आपका एक सिस्टम है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, यहां पे एक रॉड है जो इसके बाहर मूव कर रही v स्पीड से, और यहां पे कोई फील्ड लाइंस है इस रीजन में। क्रॉस मतलब फील्ड लाइंस इस पेपर के अंदर जा रही हैं। ये लेंथ L है और किसी भी इंस्टेंट पे इसका डिस्टेंस x है। तो जो रॉड AB है, इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका वैल्यू होता है BLV। B होता है फील्ड का स्ट्रेंथ, इसको PQ मान लेते हैं। B होता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, L होता है इसका लेंथ रॉड का, V है इसकी स्पीड। नाउ आप बाकी फ्रेम का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दीजिए। सपोज इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी E अपॉन R। तो B LV अपॉन R बन जाएगा। अब पूछे निकालिए कितना पावर डिसिपेट हुआ। तो डिसिपेट पावर जो होता है वो I स्क्वायर R होता है। तो ये बन जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैंसिल कर दीजिए। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, और ये पावर एक हीट के फॉर्म में लिबरेट होती है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ। जब आपका एक रॉड आपके कुछ इस तरह मूव करेगा यहाँ पे आपका। अब इसी में ही दूसरा केस है कि मान ली यही रॉड हमने ली, लेकिन अब ये रॉड जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है कुछ इस तरह। रॉड का लेंथ एल है, ये मान लीजिए AP मान लो, यहाँ पे फील्ड लाइंस कुछ इस तरह जा रही है अंदर। एग्जाम लगता है ये बाहर दे डॉट बना के दे, वो एक ही चीज है। वो फील्ड का स्ट्रेंथ B है, इसके घूमने की स्पीड जो है वो ओमेगा है। तो जो EMF AP होगा रॉड्स के अक्रॉस के एंड पे होगा, क्योंकि जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन जाएगा तो देखा ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्स इंक्लोज कर रहा है। रॉड बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, ऊपर जाएगा फ्लक्स और बढ़ेगा। तो जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, एल इस रॉड का लेंथ है, और ओमेगा यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे ये। तो हमने मोशनल ईएमएफ में दो केस पढ़े हैं, एक लीनियर एक एंगुलर, दोनों के केस इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस में दो केस होते हैं, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? मान लीजिए कॉइल है, हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया है, ये बैटरी है, स्विच है। जब स्विच बंद करोगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेट रखोगे तो आप यहाँ पे मैग्नेट का या एक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देख सकते हो। तो सेल्फ क्यों है? क्योंकि इसी में ही आपका करंट चेंज हो रहा है और इसी कॉइल में ही आपका जो ईएमएफ है E वो इंड्यूस होगा। तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I या Phi इज इक्वल टू Li। तो L इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका यूनिट होता है हेनरी, इसको हम लिखते हैं हेनरी से। और किसी भी सोलेनॉइड के लिए जो L की वैल्यू होती है
एल की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय एल। पाई आर स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हर टर्न इस सोलेनॉइड का सर्कुलर होगा, तो ये एक सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू होती है ये। एल इस कॉइल का लेंथ है, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आर इस कॉइल का रेडियस है, एल इसका लेंथ है आपका। तो ये तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला है ये सेल्फ इंडक्शन के लिए, एंड दिस इज सेल्फ इंडक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर सोलेनॉइड। अब फाई इज इक्वल टू क्या है मेरा, एल आई आया है, तो अगर मैं डी फाई ओवर डी टी करूंगा तो क्या बन जाएगा, एल डी आई ओवर डी टी बन जाएगा। और डी फाई ओवर डी टी क्या होता है, माइनस ई होता है डी आई ओवर डी टी। तो एल क्या ले सकते हो, माइनस ई अपॉन डी आई ओवर डी टी। अगर मॉड निकालना है, क्योंकि एल एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम यहाँ पे मॉड ई लेंगे, ई का नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लोगे क्योंकि एल एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि ये लेंथ और रेडियस पे डिपेंड कर रही है जो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं आपके। तो हमेशा हम एल जब निकालेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। व्हाट इज डी आई बाई डी टी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसको नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कैरी ओवर लेके हम करेंगे आगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात करेंगे अब इसके आगे हम लोग। नेक्स्ट आइए बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो ये क्या होता है, सेम वही चीज लिया, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल 1 है, ये दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे एक बैटरी लगाई, स्विच है। जैसे इसको आप बंद करोगे तो इसमें मान लो कॉइल 2 है, इसमें करंट I2 फ्लो किया, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर कॉइल 1 का है वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या हो रहा है, जो इसका फ्लक्स है वो कॉइल 1 के थ्रू लिंक होगा, करंट वेरिएबल होगा, तो जो फ्लक्स यहाँ पे लिंक होगा कॉइल 1 में φ1 वो वेरिएबल होगा। तो फॉर म्यूचुअल इंडक्शन फ्लक्स कॉइल 1 में लिंक हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, कॉइल 2 की वजह से हो रहा है। तो φ1 इज प्रोपोर्शनल टू I2। तो φ1 लिखोगे आप म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर वाइस वर्सा हो रहा था, मान लीजिए इसको इंटरचेंज कर दो, तो आप देखते हैं φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, तो φ2 बन जाता है M21 I1। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो अगर मान लीजिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो M12 की वैल्यू आती है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L2 हो गई। और अगर आपको M21 निकालना है तो 1 और 2 का आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L1। तो ये बन जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल, या 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2 या 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। स्पेशल एग्जाम में स्पेशल केस बन सकता है कि N1 N2 बराबर कर दीजिए, L1 L2 बराबर कर दीजिए, इसको N मान लीजिए, इसको L मान लीजिए और दोनों कॉइल का रेडियस सेम कर दीजिए। तो उस केस में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा आपको। जैसे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर बाय L। तो ये आपका बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 भी वही आएगा क्योंकि दोनों कॉइल्स यहाँ पे आइडेंटिकल है आपके यहाँ पे। फिर आपका है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो एक इंडक्टर है, यहाँ पे बैटरी है, स्विच लगा लीजिए, करंट ग्रो करना चाहेगा ड्यू टू इंडक्शन, ये इसको अपोज करेगा ईएमएफ से। इसका मान लीजिए सेल्फ इंडक्शन L है, तो जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट वर्क करोगे, क्योंकि करंट आपको I बिल्डअप करना है, तो आप इस E के अगेंस्ट कुछ वर्क करोगे, जो वर्क करोगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जाके स्टोर हो जाएगा। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ Li स्क्वायर।
जैसे कैपेसिटर में चार्ज बिल्डअप करने पे हाफ सीवी स्क्वायर वर्क करना पड़ता था, वही चीज यहाँ पे ये करंट आई इस कॉइल में हमेशा फ्लो कराने के लिए आपको हाफ एल आई स्क्वायर का वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बाकी अगर आपके इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, L1 है, L2 है, अप टू सो ऑन, तो जो L इक्विवेलेंट होगा वो L1 प्लस L2 अप टू nth वैल्यू होगा। और अगर यही इंडक्टर आपके पैरेलल में लगे हैं, सो 1 अपॉन L इक्वल विल बी 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 अप टू 1 अपॉन Ln। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्टर्स। ये सीरीज में हो गया आपका फॉर्मूला, और ये आपका पैरेलल में हो गया ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, इसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे आपके ये। जैसे कि आपने आपसे कहा था कि इस ईएमआई का अपना एक हमजोली है, वो हमजोली यहाँ पे जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो अब आइए इसके एक साथी को पढ़ने के बाद इसके दूसरे साथी को भी पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ोगे तो बुरा मान जाएगा साथी इसका। तो ईएमआई के साथ करंट का बहुत बड़ा रिश्ता है, खासकर अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि अल्टरनेटिंग होगा तभी फ्लक्स वेरी करेगा, तभी आपका ईएमएफ जनरेट होगा। अल्टरनेटिंग नहीं होगा तो इंडक्शन का कोई भी मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। तो जैसे नाम है अल्टरनेटिंग करंट, सो अल्टरनेटिंग क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन, मान लीजिए y है, यहाँ पे टाइम है और इसका एम्पलीट्यूड a है। अल्टरनेटिंग इज सच अ फंक्शन विच इज वेरिएबल विद टाइम और डिपेंड्स अपॉन टाइम इन पीरियोडिक फॉर्म, मतलब अपने आप को एक साइकिल के बाद फिर से रिपीट करेगा। तो y बेसिकली यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है, और पीरियोडिक बताने के लिए हम या तो साइन यूज करते हैं या कॉस यूज करते हैं। ये हम लोग पिछले रिवीजन कैप्सूल में जिसमें हमने ऑसिलेशन पढ़ा था वो हम उसमें देख चुके हैं। यहाँ पे आपके लिए आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, उसको आप देख के दोबारा उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ए यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। अब इसी में बात करते हैं करंट की और वोल्टेज की। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं यहाँ पे, मान लीजिए करंट लिया और वोल्टेज लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने साइन ग्राफ लिया। अगर मैं इसी का कोसाइन ग्राफ ड्रॉ करूं, जैसे आई है और वी है, तो कोसाइन ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह होता है इसका। तो यहां पे अगर इस ग्राफ से फंक्शन लिखोगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे। अगर इसको यूज करते हो तो v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी और i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी आप लिखोगे। व्हाट इज वी नॉट, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट इज आई नॉट, आई करंट की मैक्सिमम या पीक वैल्यू। अब इसके बाद आगे बात करते हैं आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का पीक वैल्यू से क्या रिलेशन होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है, सपोज हमने निकालना आई एवरेज, करंट की एवरेज वैल्यू, ये होता है 2I0 बाय पाई होता है आपका। वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 2V0 बाय पाई। दूसरा है आपका आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू, इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जाता है। सो वी आरएमएस इज V0 बाय रूट 2 और आई आरएमएस इज I0 बाय रूट 2। तो आरएमएस वैल्यू का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। इसमें एक चीज मैं आपको नोट करके बताना चाहूंगा, जब भी आप इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, एसी क्वेश्चंस को, अगर उसमें वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है और कुछ मेंशन नहीं है कि पीक वैल्यू है कि नहीं है, नहीं मेंशन है, सो बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी टेकन आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज और करंट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मेंशन है, तो आप उसके हिसाब से आप यूज को करोगे। पीक मेंशन है तो आप पीक यूज करोगे, आरएमएस लिखा तो आरएमएस यूज करोगे, कुछ नहीं लिखा है तब भी हमको आरएमएस ही यूज करना है उसको लेके मामले में। बाकी इसमें हमसे एक चीज मिस हो गया था, जो एवरेज वैल्यू होता है इट इज ओनली फॉर हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 बन जाएगा, एंड दिस इज फॉर फुल साइकिल। इफेक्टिव वैल्यू इज ऑलवेज फाउंड फॉर फुल साइकिल
एवरेज फॉर पीरियोडिक फंक्शन ऑलवेज और हाफ साइकिल, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू हमेशा 0 बन जाएगी आपकी। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अगर हमने लिया प्योर रजिस्टर तो इसकी कहानी कैसी बनेगी हम वो देखते हैं। तो ये रजिस्टर है, ये वोल्टेज है, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे R है करंट, I जाएगा तो I का वैल्यू बनता है वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी या आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट की पीक वैल्यू है आई नॉट दैट इज वी नॉट बाई आर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री है, मतलब वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज है तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। वोल्टेज करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब जब करंट 0 होगा तो वोल्टेज 0 होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट मैक्सिमम होगा, तो दोनों एक साथ चलेंगे यहाँ पे। तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। फेजर कैसा बनेगा? फेजर ये बनेगा, अगर वोल्टेज ये जा रहा है वी नॉट तो करंट भी इसी के साथ चलेगा, ये आपका ओमेगा टी है, एंड बोथ आर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सेम फेज का मतलब होता है। अब हम इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे प्योर कैपेसिटर में। तो प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, ये कैपेसिटर लगा है, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे कुछ करंट I जा रहा है, तो जो I की वैल्यू यहाँ पे आती है दैट इज वी नॉट 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो करंट का पीक वैल्यू कितना है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, क्या लिखते हैं? वी नॉट बाय एक्स सी। एक्स सी क्या है? 1 बाय ओमेगा सी, इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये ओम्स ही होता है, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ सी। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो एक्स सी है और जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्स वेरिएशन में है। तो अगर प्लॉट करो एक्स सी और एफ को प्लॉट करोगे तो ये कुछ हाइपरबोलिक बनेगा ये। बाकी यहाँ देखो करंट और वोल्टेज को देखो, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल आगे चल रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अगर वोल्टेज ये है मेरा, तो करंट जो है इससे पाई बाय 2 एंगल आगे है, करंट कुछ इस तरह चल रहा है इसका। ये करंट का फंक्शन ये आई नॉट है और ये वी नॉट है। और अगर इसको फेजर बनाओगे तो अगर मान लो वोल्टेज ये है वी नॉट, तो करंट जो है इससे आई नॉट पाई बाय 2 एंगल आगे चल रहा है। So we can say current is leading voltage by pi by 2 or voltage is lagging current by pi by 2। फिर तीसरा जो केस है दैट इज प्योर इंडक्टर। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर में कुछ ऐसी ही कहानी बनेगी, बस वहां पे थोड़ा सा चेंज ये होगा, वहां पे कुछ लीड लैग बन जाएगा आपका। तो अगर ये इंडक्टर है L, ये वोल्टेज सोर्स है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I जा रहा है, तो यहाँ पे I का वैल्यू आता है वी नॉट बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो करंट की ये पीक वैल्यू है, तो I नॉट क्या बन जाएगा? वी नॉट बाई ओमेगा L, एंड ओमेगा L इज XL। सो XL इज ओमेगा L, या इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखो अगर आप XL जो है, XL इज 2 पाई FL, तो अगर आप XL को फ्रीक्वेंसी से प्लॉट करो तो लाइन सीधी बनेगी आपकी यहाँ पे। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देख सकते हैं करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल पीछे है। तो अगर ये मेरा वोल्टेज बनता है, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, तो करंट यहाँ पे जो है वो पाई बाय 2 एंगल पीछे है।
तो करंट कुछ आपका इस तरह बनेगा आपका, ये दिस विल बी योर करंट। π/2 एंगल पीछे है। फेजर जो बनाओगे, अगर ये वोल्टेज है आपका, तो करंट जो होगा वो इससे π/2 एंगल पीछे चलेगा आपका ये। तो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। अब अगला केस हम डिस्कस करेंगे जब हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दैट इज सीरीज RLC सर्किट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सीरीज RLC सर्किट। तो ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, यहां पे वोल्टेज का सोर्स है, दैट इज V0 sin ओमेगा t। RLC करंट I तीनों में सेम फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पे तीनों आपके सीरीज में है। तो दिस इज VR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC। तो अगर मैं क्या करूं, करंट को रेफरेंस मान लूं, करंट के रेफरेंस मान लूं, तो करंट के रेफरेंस में जो रेजिस्टर का वोल्टेज है वो सीरीज में होता है या सेम फेज में होता है, सॉरी सेम फेज में होता है। करंट के रेफरेंस में इंडक्टर का वोल्टेज π/2 एंगल आगे होता है और करंट के रिस्पेक्ट में इंडक्टर का सॉरी कैपेसिटर का वोल्टेज π/2 एंगल पीछे होता है। अब इसी से अगर मैं इनके रेजिस्टेंसेस को प्लॉट करूं, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, और अगर मैं इसको करंट से डिवाइड कर दूं तो VL/I क्या मिल जाएगा, जैसे VR/I is R, VL/I is XL, VC/I is XC। तो अगर मैं VL/I करूंगा तो मुझे XL मिल जाएगा, VC/I करोगे तो मुझे XC मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके दो केस बनते हैं। पहला केस है जब XL XC से बड़ा होगा, तो अगर आप इसको वापस ड्रॉ करोगे तो रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, XL बड़ा है XC छोटा है, तो क्या होगा, जो नेट एरो होगा वो कुछ ऊपर बनेगा, XL माइनस XC। तो XL माइनस XC इज योर नेट रिएक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों का इफेक्टिव निकालूं तो यहां पे एक हाइपोटेन्यूज बनेगा, इसको हम कहते हैं Z। Z इज इंपेडेंस, तो क्या बन जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इंपेडेंस। ये फेज एंगल फाई है, तो tan फाई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan फाई। यहां से अगर आप फाई निकालोगे तो वो वोल्टेज और करंट के बीच में आपको एंगल बता देगा। इसी में दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं, दैट इज, इसी को चेंज कर लेते हैं, अगर XL XC से छोटा हो तो यही फिगर में कुछ चेंज आएगा, कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन जो अब नेट एरो होगा वो आपका नीचे आ जाएगा, XC माइनस XL बन जाएगा। बाकी इंपेडेंस Z अब ये बन जाएगा, फेज एंगल फाई नीचे क्लॉकवाइज आ जाएगा। यहाँ पे चेंज क्या होगा, दिस विल बी XC माइनस XL, ये हो जाएगा। बाकी Z की वैल्यू आपकी विच इज XC माइनस XL का स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हो तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। सो दिस इज फॉर XL माइनस XC। इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव। जो पिछला था उसको नोट कर लीजिए, जब XL XC से बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं इंडक्टिव, जब XL XC से छोटा होता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। अगला हम बात करते हैं पावर इन AC सर्किट्स। तो जो एवरेज पावर निकलती है सर्किट में, दैट इज RMS वोल्टेज, RMS करंट एंड cos फाई। तो जब हमने ट्राइंगल बनाया, ये R था, ये XL माइनस XC था और ये Z था, इसको हम कहते हैं इंपेडेंस ट्राइंगल। तो यहां से cos फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, R बाई Z, और इस cos फाई को हम पावर फैक्टर का नाम भी देते हैं। तो जब प्योर रजिस्टर है तो फाई कितना था, 0 डिग्री था। जब प्योर L और C था तो फाई आपका 90 था। तो cos 0 क्या बन जाएगा, 1, और cos 90 बन जाएगा 0। तो इस केस में P एवरेज क्या आएगा,
वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यहाँ पे पी एवरेज क्या आएगा, यहाँ पे पी एवरेज आपका 0 बन जाएगा आपका। सो आर बाय जेड इज पावर फैक्टर, उसको हम कहते हैं इम्पिडेंस ट्राइंगल। और ये आपका इंडिविजुअल केस, अगर प्योर आर होगा तो पी एवरेज क्या बनेगा, और अगर प्योर एलओसी होगा तो पी एवरेज आपका क्या बनेगा आपका। अगला हम बात करते हैं रेजोनेंस की। सो इन रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, जो आपका इंपिडेंस होता है इट गोज टू मिनिमम वैल्यू। और जैसे अगर यहाँ पे हमने भाई आर लिया, एल लिया और सी लिया, हमारा वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट है, तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट क्या होगा, V बाई जेड होगा। तो अगर आप जेड को मिनिमाइज कर दोगे तो करंट क्या होगा, इट विल गो टू अ मैक्सिमम वैल्यू। सो करंट आपका बन जाएगा मैक्सिमम। तो Z मिनिमम है, Z का वैल्यू क्या निकाला था अभी, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। हमको मिनिमम करना है, तो R तो प्रेजेंट है, ये 0 है नहीं, ना L 0 ना C 0 है, तो आप इसको 0 कर सकते हो। सो फॉर रेजोनेंस XC माइनस XL इज 0, या XC इज इक्वल टू XL। सो 1 बाई ओमेगा नॉट C इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बन जाएगा 1 बाई LC। सो ओमेगा नॉट इज 1 बाई रूट LC, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। ये आपका रेजोनेंस की कंडीशन होती है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए। जितने सवाल बनते हैं आपके इस चैप्टर से वो इसी के अबाउट सेंटर्ड होते हैं आपके ये यहाँ पे, तो इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा इसको। बाकी एट रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, कि अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं फ्रीक्वेंसी से तो ये कुछ इस तरह बनता है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, और यहाँ पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। तो आई नॉट का वैल्यू होता है वी नॉट बाय जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम क्या बन जाता है, आर बन जाएगा आपका। फिर यहाँ पे दो करंट होते हैं, यहाँ पे करंट जो होता है वो रेजोनेंस करंट का 1 बाय रूट 2 टाइम्स होता है। जैसे यहाँ पे पावर जब निकालोगे तो ये आई नॉट स्क्वायर आर बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स पे P1 P2 पे पावर बनेगा हाफ आई नॉट स्क्वायर आर। ये P1 है, ये P2 है। मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आती है आपकी, तो इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। दिस रीजन इज नोन एज बैंडविड्थ। और P1 P2 कहलाते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, हाफ पावर पॉइंट चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर P1 P2 पे होती है वो रेजोनेंस पावर की आधी होती है। और अगर यही ग्राफ अगर आप किसी भी इंपिडेंस के लिए बनाओगे, Z के लिए ओमेगा के अगेंस्ट, जस्ट इसका इनवर्स बनता है, क्योंकि एट रेजोनेंस जो आपकी इंपिडेंस होती है वो मिनिमम होती है और वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो इसी यहाँ पे टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर। सो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, Q नॉट इज ओमेगा नॉट L बाई आर, या 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी। इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ 1 अपॉन आर अंडर रूट L बाई सी करके भी आता है। ये किसी भी सर्किट को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। तो सेकेंड लास्ट टॉपिक है इसका, ट्रांसफॉर्मर है आपका। ट्रांसफॉर्मर में ये होता है कि मान लीजिए ये आपका एक कोर है, इस कोर पे कॉइलिंग की गई है, जिस तरफ आप इनपुट सोर्स लगाते हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। तो ये बन गया Vp, यहाँ पे इंडक्शन होगा तो Ep और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसमें फ्लक्स लिंक होगा आपका। ये सेकेंडरी साइड है, यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे डेवलप होगा सेकेंडरी वोल्टेज Vs और ये Ns है। तो फॉर्मूला ये होता है कि प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, और प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर आइडियल है तो जो भी इनपुट पावर होगा दैट विल बी सेम एज योर आउटपुट पावर। और Ns by Np is known as turns ratio. This is for ideal transformer. It is based on the principle of mutual induction, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हमारा आता है AC जनरेटर।
तो हम इसकी वर्किंग में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे इसके मैथमेटिकल टर्म पे बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें कोई फ्लक्स वेरिएबल है, फाई नॉट कॉस ओमेगा टी जैसा है आपका, तो फाई है, फाई नॉट इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये बन जाएगा आपका एन बी ए बन जाएगा। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज फील्ड, ए इज एरिया, कॉस ओमेगा टी। सिंस फ्लक्स वेरिएबल है तो इसमें ए में प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी माइनस डी फाई ओवर डी टी। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एन बी ए तो बाहर आ गया, डी वाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे बन जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एन बी ए ओमेगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी फील्ड का स्ट्रेंथ है, ए आपका कॉइल का एरिया है, ओमेगा उसका घूमने का एंगुलर स्पीड आपका ये। सो दिस इज एसी जनरेटर। ये सेल्फ इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो हम जोली वाले चैप्टर थे आपके ईएमआई और एसी, इसको हम अच्छे से कवर कर पाए होंगे। एंड आई होप दिस टीम अनलॉक साइंस हैज बीन एबल टू सर्व यू टू द बेस्ट ऑफ योर नीड्स एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम आपसे चाहते हैं कि आप उसमें अच्छा करें, अच्छी रैंक लाएं, आपके कैरियर में आप एक्सेल करें। दिस इज ऑल वी कैन विश फ्रॉम टीम अनलॉक साइंस। तो जो भी आपके कमेंट्स हमारे लिए हैं, आप प्लीज हमको उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। पसंद आया है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो नए हमसे जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ द डिटेल लेक्चर ऑफ दीज टॉपिक्स जो हम आगे कवर करेंगे, प्लीज डू हिट द बेल आइकन। डिटेल नोट्स के लिए यू कैन रेफर टू www.unlockscience.in। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।